आज तो कुछ चेहरे बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब तुम फिट है। ये कहाँ चले जा रहे हो? चलो। ठीक है, बिल्कुल 3 बजे छोड़ के। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपको कुछ बातें कराई हैं, उसे रिवाइज करा देते हैं, है ना। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो ट्रेडिशनल वे में बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब था? अगर हम ट्रेडिशनल वे में बात करें तो बताओ, कौन बताएगा मुझे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या था? उसे प्रोडक्ट तैयार कर देना या किसी प्रोसेस में उसका यूज लेना ना। बिल्कुल ठीक। टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स जो से प्राप्त होते हैं, उनसे किसी प्रोडक्ट को बनाना या प्रोसेस को करना, ये पहला ट्रेडिशनल वे था बायोटेक्नोलॉजी का, प्रारंभिक वे। लेकिन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी को कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, तो इसका मतलब बदल गया है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट व्हाट क्या है? हैं? किनका यूज किया जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, उसी सेम काम के लिए कि भैया प्रोडक्शन और प्रोसेस को बढ़ा सके टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। आज का मतलब ये है। अब दो अलग अलग बातें हैं, एक में ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, एक में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ गए हैं। लेकिन एक संतुलित डेफिनेशन जो दी गई, वो दी गई है EFB के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? कोई बच्चा मुझे बताएगा फुल फॉर्म EFB की? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ना। ये परिभाषा, एक परिभाषा उन्होंने दी थी, और मैंने कहा था कि जो परिभाषा उन्होंने दी है उसे एज इट इज ही आप याद करेंगे। तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट एंड मोलिकुलर एनालॉग। मोलिकुलर एनालॉग का मतलब क्या है? सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल के अंदर जो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी प्रकार के हों वो, है ना। दे में भी प्रोटीन है, एंजाइम के रूप में है तो प्रोटीन ही होंगे। दे में भी DNA, RNA और अदर थिंग, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी। उनका यूज करें हम प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। किसके लिए? प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये डेफिनेशन, इसमें इसने दोनों परिभाषाओं को समावेश कर लिया, पुरानी भी और नई। ठीक। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल तो काफी है, लेकिन दो कोर प्रिंसिपल है। देयर आर द टू कोर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कितने कोर प्रिंसिपल हैं? टू। इनके नाम कौन बताएगा मुझे? कोर प्रिंसिपल के नंबर एक क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दो कोर प्रिंसिपल है। जब हम बात कर रहे हैं जीई की,
जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो इसका क्या मतलब है? तो क्या करना? चेंज करना केमिस्ट्री, टू चेंज द केमिस्ट्री। उनकी केमिस्ट्री को चेंज कर दे, किसकी? जेनेटिक मटेरियल की। और मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए एंड अधिकांश में डीएनए, कुछ बैक्टीरिया में आरएनए भी होता है ना। और कल हमने एक सवाल भी पूछा था आपसे कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है? पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है बच्चे? आरएनए। ठीक है, उसकी केमिस्ट्री में चेंज कर देना। अगर हम किसी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री में चेंज कर देंगे, उसको केमिकली चेंज कर देंगे, तो इट मींस उसका जीनोम बदल जाएगा। और जब जीनोटाइप बदलेगा उसका उसका जीनोटाइप बदलेगा, तो जीनोटाइप बदलेगा तो उसका फिनोटाइप बदलेगा। अगर जीनोटाइप चेंज होता है तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। तो हम उसका फिनोटाइप चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये मोटा मोटा बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग ये होती है ना। चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने उसका जीनोटाइप चेंज करके हमने उसे चेंज कर दिया। देन व्हाट इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग? बायो एक प्रोसेस है। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है भैया? जो हमने चेंज किया है, क्यों चेंज किया है? क्योंकि हम इस चेंज की मल्टी कॉपी चाहते हैं, बहुत सारा चाहते हैं इसे। इसे बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हाँ, तभी तो हम उसका फायदा उठाएंगे। हमने भी केमिकल चेंज ऐसे थोड़ा ना कर दिया। हम उसका केमिकल चेंज किया है, लेकिन हम उसे लार्ज स्केल पे क्या करना चाहते हैं? प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भैया हमें उस मीडियम को स्टेराइल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए जो माइक्रोब्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो माइक्रोब्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर हम स्टेराइल नहीं करेंगे तो दूसरे भी उग जाएंगे वहां। तो एक तो मिक्सचर पता हो गया, तो हमें प्योर फॉर्म में तो हमारा प्रोडक्ट मिला नहीं। और जब प्योर फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट नहीं मिला तो हमारा जो एम था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? जर्म फ्री करेंगे, जिससे कि हम जो डिजायरेबल माइक्रोब्स है केवल और केवल उसी को प्रोड्यूस कर पाए। क्लियर? ये है क्या? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसके अंदर भी कुछ स्टेप पढ़ेंगे आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी। तो इस लेसन में हम इन दोनों प्रिंसिपल को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा अध्ययन हम किया। हमने कुछ बातें की हमने अध्ययन। अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को देखें और अगर हम इसके विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो इसका डेवलपमेंट होता कहां से शुरू हुआ? कहां से हमारे जहन में बातें आई? सीधी सी बात है भाई, बायो है ना, तो जीवों से संबंधित ही है। बायो है ना, जीवों से संबंधित ही है। तो हमें ऐसे जीव चाहिए जिनके कैरेक्टर, जिनके गुण ऐसे हों जो हमें लाभ कर सके, है ना। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, सपोज कीजिए एक भैंस का ही एग्जाम्पल लीजिए, गाय का। तो उससे हमें क्या चाहिए? दूध। कितना दूध? ज्यादा दूध। कैसा चाहिए? अब बहुत सारी भैंस है, बहुत सारी गायें हैं अलग अलग प्रकार की, सब खाती हैं, सब पालते हैं। एक ये रामदीन है, इसकी गाय जो है, जो इसने पाल रखी, बहुत अच्छा दूध दे, बहुत सारा दूध दे, है ना। और ये कोई एक बी पर, इसे ए और बी मान लीजिए। इसकी गाय बहुत बढ़िया दूध दे रही है, बी की गाय कम, इसके मुकाबले में कम दूध दे रही है। तो बी की क्या इच्छा होगी? मेरी गाय भी ज्यादा दूध दे, या मेरे पास ऐसी क्वालिटी की गाय हो जो ज्यादा दूध दे। अब क्या प्रोसेस बचता है उसके पास? उसके पास केवल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बचता है। अगर हम प्रिमिटिव टाइप में जाएं तो वो चाहेगा कि भाई उसकी ब्रीडिंग ऐसी हो जाए कि उसके पास भी या तो इस नस्ल की बच्ची आ जाए या कुछ आ जाए, हैं?
नहीं नहीं, देखो अलग अलग जगह अलग अलग शब्द हैं। तुमने तो बहुत ही गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया ना। तो अब वो कैसे करें? अब प्रोसेस बचता है रिप्रोडक्शन। हमने कहा रिप्रोडक्शन के कितने वे हैं? दो वे हैं। कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हमने बात की थी, तो हमने बात बताई थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे हैव एडवांटेज। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज एडवांटेज ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने ये भी बताया था क्यों, क्यों रहती है एडवांटेज? जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें वेरिएशन है। और जब वेरिएशन होती है, वेरिएशन कोई ऐसी चीज नहीं है, जब वेरिएशन होती है तो आपके पास, जीव के पास बहुत विकल्प होते हैं, जीव के पास बहुत विकल्प होते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे चूका तो संरक्षित रखा जाता है, कंजर्व रखे जाता है, वैसे ही चलता रहता है वो, है ना। और ये बात हमने तब भी आपको बताई थी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई बार ये बात मैं बता चुका हूं, जब एक जैसा ही जीन होता है, या तो वो पूरी तरह से समाप्त भी हो सकता है किसी कंडीशन की वजह से, या बना भी रह सकता है, लेकिन वेरिएशन में कुछ ना कुछ बना रहेगा, वेरिएशन में कुछ ना कुछ बना रहा। एक एग्जाम्पल भी हमने दिया था, कोरोना आया, आपके जीन में वेरिएशंस थी, सारे प्राणी एक जैसे नहीं थे, कुछ उसमें पर पहुंच गए, कुछ उससे फाइट किए, क्योंकि उनकी बॉडी में वो वेरिएशन थी कि उस वायरस के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज डेवलप कर सके, तो वो जीवित रहे, है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ? अगर सारे एक जैसे होते तो या तो सारे मरते या सारे जिंदे रहते, दो विकल्प ही रहते। और सारे अगर नेगेटिव हो जाएं तो क्या होगा? तो फिर तो आपका जो अस्तित्व है, रिप्रोडक्शन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया, फिर तो रिप्रोडक्शन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। रिप्रोडक्शन का उद्देश्य यह है टू मेंटेन योर प्रोजेनी, आपका वंश को बनाने की परंपरा है। तो हमारे पास एक ही विकल्प था कि भैया हम उन्हें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराएं, अच्छी नस्ल के प्राणियों को आपस में क्रॉस कराएं और उनसे ऑफस्प्रिंग, यानी बी की जो दूध देने वाली भैंस थी, उसमें ये विशेषता तो थी कि वो बढ़िया दूध देती, लेकिन कुछ कमियां भी थी, कुछ कमियां भी थी। उसे बार बार इन्फेक्शन हो जाता था, वो इन्फेक्टेड हो जाती थी बार बार, यानी इम्यूनिटी उसकी कमजोर। अब यहां पर एक चीज आ गई, हमें दूध तो अच्छा चाहिए, लेकिन उसकी इम्यूनिटी भी मजबूत चाहिए। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करा के किसी प्राणी को प्राप्त कर रहे हैं, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि भाई उसकी इम्यूनिटी उसमें आए या ना आए, ऐसा कोई कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं थी। हमारी एक मजबूरी थी कि उसे हमें, जो डिजायर जीन है, डिजायर जीन के साथ साथ जो अनडिजायर जीन है, उन्हें भी साथ कैरी आउट करना पड़ रहा था, है? तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि भैया हम केवल जो हमारा डिजायर जीन है, केवल उसकी ही ऑफ स्प्रिंग तैयार कर सके, उसकी ही प्रोजनी को आगे बढ़ा सके। तो यही आती है बायोटेक्नोलॉजी, यही क्या शुरू होती है? बायोटेक्नोलॉजी शुरू होती है। और जब बायोटेक्नोलॉजी शुरू होती है तो उसके कुछ प्रोसेस शुरू होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। उसमें तीन मोटे मोटे प्रोसेस हमने आपको बताए थे, कौन कौन से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर ऑफ जीन, नंबर तीन क्लोनिंग। ये तीन पॉइंट बताए थे मैंने, है ना, कि ये चीजें होंगी तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक। अब प्रश्न यही आता है, कोई भी डिजायर अगर कैरेक्टर है आपका, कोई भी डिजायर कैरेक्टर है तो किसी ना किसी डिजायर जीन पे होगा, कैरेक्टर अगर है तो किसी ना किसी जीन पे होगा। अब सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, है?
डिजायर जीन, डिजायर जीन का मतलब डीएनए का टुकड़ा, डिजायर डीएनए पार्ट, डिजायर जीन का मतलब डिजायर डीएनए पार्ट। ठीक, ठीक है, ले लिया हमने, क्या ले लिया, डिजायर डीएनए का टुकड़ा ले लिया, सपोज कीजिए ले लिया, और हमने उसे किसी सेल में डाल दिया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उस सेल में जाके वो रिप्लिकेट करे या ना करे? भाई हमने लिया कहीं से और डाल दिया, ये सेल है, इस सेल से लिया, इसका डिजाइन यहां से एक टुकड़ा और इसमें डाल, अब ये सेल इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, एक्सेप्ट कर ले, रिप्लिकेट करे या ना करे, प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ये बात निश्चित है, अगर हम इस ये टुकड़ा जो हमने निकाला है, इस टुकड़े को जिस हम सेल में डाल रहे हैं उसके जीनोम के साथ इसे अटैच कर दें, और जब जीनोम के साथ हम इसे अटैच करने में सफल हो गए, तो जब ये खुद का रिप्लिकेट करेगा तो वो हिस्सा भी अपने आप रिप्लिकेट हो जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि डिजायर जीन को प्राप्त करने के लिए उसे जिस किसी भी होस्ट में हम प्रविष्ट कराना चाहते हैं उसके क्रोमोसोम का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और जब ये उसके क्रोमोसोम का या उसके डीएनए का हिस्सा बन जाता है, जिसमें हमने इसे इंट्रोड्यूस किया है, जिसे कि हम होस्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, और ये हमारा डिजायर जीन है, या इसे एलियन डीएनए भी कहते हैं क्योंकि बाहर से आया है, होस्ट के लिए तो बाहर से आया है। जब ये इसके अंदर चला जाता है और जाके अपनी मल्टीपल कॉपी बनाने लगता है, तब हम इसे क्लोनिंग कहते हैं, क्लोनिंग ऑफ डीएनए। और जब हम, हाँ एक उससे पहले बता रहा, जब वो जीएनए का हिस्सा बन जाता है, डीएनए का हिस्सा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में जाके मल्टीपल कॉपी बनाने लगता है सेम चीज की, सेम क्रोमोसोम की या सेम जेनेटिक मटेरियल की, तब ये कहलाती है क्लोनिंग। तब ये क्या कहलाती है, क्लोनिंग। ये तो है मोटी मोटी बात, ये तो क्या है, मोटी मोटी बात, ये इतनी आसान बातें नहीं है। हाँ, लेकिन समझने के लिए इतना आसान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमें एक डिजायर जीन को एक होस्ट के अंदर डाल के हमें उससे अपनी मर्जी के ऑफ स्प्रिंग लेनी है, यही तो बात हुई अब तक। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आर्टिफिशियली सबसे पहले तैयार करने का जो श्रेय है वो दो साइंटिस्ट को जाता है, दे आर द टू साइंटिस्ट। मैंने नाम बताए थे उनके, मैंने सन भी बताया था तुम्हें, किन कितने बच्चों को याद है उनके नाम, उन दो साइंटिस्टों के नाम और सन, कब उन्होंने कारनामा किया है, 1972 में। उनके नाम क्या थे, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट क्वायर। दो साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट क्वायर। उन्होंने 1972 में आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर दिया। क्या कर दिया, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर दिया। कैसे कर पाए ये काम, कैसे कर पाए ये काम, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जीन की पहचान की। क्या पहचान की, एक जीन की पहचान की, किसमें, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, एक टाइफाइड पहुंचाने वाले, टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया, कि भाई इस बैक्टीरिया में एक जीन ऐसा है जो क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक का इस पे असर नहीं होता है। इसने कहा या, अच्छा दोनों साइंटिस्ट में ना, एक जेनेटिक्स से था, एक बायोकेमिस्ट्री से था, ये दोनों की अच्छी ट्यूनिंग थी।
सेल ने जो कोहेन थे वो जेनेटिक्स से थे और बायर जो थे वो बायोकेमिस्ट थे। सो और दोनों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, और दोनों उसके विशेषज्ञ, इसलिए ये काम संभव हो पाया। तो इन्होंने क्या काम किया कि भाई इन्होंने खोजा कि भाई ये साल्मोनेला जो है इसके अंदर, अच्छा हाँ, एक जीन है, क्या है, जीन है जिसे हमें डिटैच करना, और इसे डिटैच करके अलग करके फिर दूसरे में पहुंचाना है, होस्ट में पहुंचाना है। यस सर। ठीक है, तो उन्होंने जीन लिया कहां से, वो साल्मोनेला टाइफी यूरियम, उससे वो जीन निकाला। उस जीन की क्या खास बात थी, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और कहां से निकाला वो जीन, उसके प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, अगर आप बात करें बैक्टीरिया सेल की तो प्रोकैरियोट सेल है। क्या सेल है, प्रोकैरियोट सेल है। प्रोकैरियोट सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, तो एक तो उसका रेगुलर डीएनए होगा। यस सर। क्या होगा, रेगुलर डीएनए होगा, लेकिन इस रेगुलर डीएनए के बाहर क्या होगा, एक सर्कुलर डीएनए भी होगा। दीज आर कॉल्ड प्लाज्म, दे मे बी वन और मैनी। ये डिपेंड नहीं कि एक ही हो किसी में, एक हो सकता है, ज्यादा भी नहीं। ये तो बैक्टीरिया के स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा स्ट्रेन है, कितने प्लाज्मिड उसके अंदर रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने साल्मोनेला से ये निकाल लिया। क्या कर लिया, निकाल, कौन सा जीन, कौन सा डीएनए, पकड़ के खींच लिया। नो सर, डीएनए ऐसे निकल सकता है क्या, नो सर, नहीं निकल सकता है। ये जब तक संभव नहीं था, जब तक ऐसी टेक्नोलॉजी ना आ जाए कि भैया डीएनए को निकाला जा सके, कट किया जा सके सेल के अंदर। एक तो सेल प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट सेल के अंदर फिर प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के अंदर फिर डीएनए। तो बहुत अल्ट्रा मोलिकुलर स्टेज पे बात पहुंच रही है ना। तो ये तभी संभव हो पाया जब डीएनए को काटने वाले औजार मिल सके, औजार टूल्स मिल चुके। वो टूल्स क्या थे, वो कोई फिजिकल जो टूल्स नहीं थे, दे आर केमिकल टूल्स, है ना। इन्हें कहा गया मोलिकुलर सीजर, ये मोलिकुलर स्कैल्पर। क्या कहा, वास्तव में ये एक प्रकार के एंजाइम, क्या थे ये, एक प्रकार के एंजाइम थे जिन्हें कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या कहा जाता है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन एंजाइम की सहायता से उन्होंने एक प्लाज्मिड में से क्या निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया। डीएनए निकाल लिया इन मोलिकुलर सीजर्स की वजह से, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से। अब इसे क्या किया, अब इन्हें इस डीएनए को अपने होस्ट में प्रविष्ट कराना है। अब होस्ट में प्रविष्ट कराने के लिए भैया डायरेक्ट होस्ट में नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि होस्ट इसे स्वीकार करे या ना करे, तो उन्हें ऐसा माध्यम चाहिए, ऐसा मीडियम चाहिए कि भाई जो इसे स्वीकार कर ले आसानी से। हाँ क्लास में हूँ, अभी बात करता हूँ आपसे, अभी हाँ अभी बात करता हूँ क्लास में। तो उसे एक मीडिएटर चाहिए भाई, होस्ट सेल में डालने से पहले उसे क्या चाहिए, एक मीडिएटर। भैया तुम्हें ये डीएनए निकाला गया है, ये डीएनए और ये होस्ट पड़ा हुआ है, एक मीडिएटर की हेल्प से भैया ये डायरेक्ट तो मुझे नहीं पता ये लेगा या नहीं लेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये जो मीडिएटर है इसमें ऐसी चीजें हैं, ऐसे करेक्टर मैंने खोज लिए हैं कि ये तो ले लेगा। ठीक है, ये तो इसे क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। अब इस मीडिएटर को ढूंढा जाता है। अब इस मीडिएटर का क्या काम है,
वो केवल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन चुका, अब तो वो रिकॉम्बिनेंट क्या है, प्लाज्मिड है, उसे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, किस कहां पहुंचा देता है, होस्ट। और ऐसे मीडिएटर को क्या कहा जाता है, वेक्टर। ऐसे मीडिएटर को क्या कहा जाता है बच्चों, वेक्टर। तो एक वेक्टर की जरूरत पड़ी उन्हें कि भैया वो वेक्टर इस प्लाज्मिड को इस होस्ट में क्या कर दे, ट्रांसफर कर। तो यहां वेक्टर की जरूरत पड़ती है ना। वेक्टर और भी जगह पढ़े हैं आपने, फिजिक्स में भी वेक्टर पढ़े हुए हैं, वो फिजिक्स वेक्टर अलग है। यहाँ पे बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे वेक्टर, यहाँ के अलावा और कहीं भी पढ़े होंगे वेक्टर, पढ़े हैं ना। हाँ, पढ़े हैं सब बच्चों। कल तो एक बच्चे ने जवाब दिया था मुझे, कौन से बच्चे ने जवाब दिया था, वेक्टर के बारे में बताया था ना, जब मैंने पूछा था वेक्टर जनित रोग बताओ कोई तो एक बच्चे ने मलेरिया बताया था ना। मलेरिया में, मलेरिया किससे होता है, तुम है, हाँ बोलो, फीमेल एनाफ्लीज से। देखा, मैंने कहा था वही आएगी बात। फीमेल एनाफ्लीज क्या काम कर रहा है यहाँ पे, अगर फीमेल एनाफ्लीज किसी को काट ले तो मलेरिया हो जाएगा, अगर उसमें प्लाज्मोडियम ना हो तो मलेरिया किससे होता है, ये बात मैंने कल भी समझाई थी, कल भी क्लियर की। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। अगर किसी फीमेल एनाफ्लीज में प्लाज्मोडियम नहीं है, वो किसी को काट ले तो बेटा उसे मलेरिया नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत से मच्छर काट लेते हैं आपको, बहुत सी बार मलेरिया नहीं होता। मलेरिया तभी होता है जब प्लाज्मोडियम रखने वाला मच्छर काट ले आपको, फीमेल एनाफ्लीज, है ना। अब ये आपके पास पहचान है कि किस पे प्लाज्मोडियम है किस पे नहीं है, तो मच्छर क्या कर रहा है वहां पे, फीमेल एनाफ्लीज क्या काम कर रही है, वो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन तक पहुंचाने का काम कर। तो इसलिए ये वेक्टर का काम कर। तो यहां पर भी वेक्टर कौन है, प्लाज्मिड। इसका प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह कार्य है। तो उन्होंने उस वेक्टर प्लाज्मिड को इस सीरिया कोलाई में ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन है। जब वो ट्रांसफर कर दिया, अब इस प्लाज्मिड ने जो ट्रांसफर होके आया है, इसमें दो बात और बता दूं, थोड़ा सा रेफरेंस करके बता दूं, थोड़ा और ज्यादा क्लियर रहेगा आपको फिर बाद में थोड़ा, क्योंकि देखो इस लेसन की एक खास बात आपने देखी होगी, यही सेम बातें तीन जगह तीन तरह से बताई गई है। पहले थोड़े पत्ते खोले गए हैं, फिर थोड़े ज्यादा पत्ते खोले गए, फिर स्टेप वाइज से खोला गया है। सेम बातें चलती हैं लेकिन तीन जगह अलग अलग बातें हैं। पहली तरह से इसका कारण क्या है, पहले क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, तो पहले वो चाहता है कि आपके दिमाग में एक रफ प्लान बन जाए। क्या बन जाए, कि भाई ये काम होगा। दूसरे में रफ प्लान बन चुका, रफ प्लान बन जाए, मेन मेन ये स्टेप आएंगे। तीसरे में ये स्टेप कैसे परफॉर्म होंगे, वो बात उसने कही गई, जिससे कि आपको ये लेसन एकदम शुरू में ही बहुत बोझिल ना लगे। वरना ये भी हो सकता था कि एक बात को लेके उसका पूरा डिटेल दे देता वो पहले, फिर दूसरी बात लेके उसका पूरा डिटेल देता, तीसरी बात लेके तीसरे का डिटेल, तो उसमें ऐसा लगता कि यार ये बात कुछ ज्यादा ही मुश्किल होती जाए, और आपको ये भी ना समझ में आता कि करना क्या है इसमें। अब बेसिकली आपको ये पता लग गया कि भाई आपका एक डिजायर जीन है, उसे एक वेक्टर के प्लाज्मिड में रखना है, प्लाज्मिड को फिर होस्ट में डालना है, होस्ट से फिर मल्टीपल कॉपी लेना, ये सारा काम हमें करना, ये सारा खेल चलेगा। इस खेल को करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग स्टेप पे क्या क्या टर्म यूज होंगी, क्या 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 इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, वो हमें देखना। इज दैट क्लियर। तो डीएनए काटा किसकी सहायता से, किसमें से काटा ये, वो किसी का भी किसी में से भी, वो जो फॉरेन डीएनए होता है, एलियन डीएनए होता है, जो आपका डिजायर जीन होता है, वो कहीं से भी लिया जा सकता है। उसमें से कट किसकी हेल्प से कट किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब उसे क्या करना है, जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, प्लाज्मिड वेक्टर के प्लाज्मिड में जोड़ना है।
वेक्टर के प्लाज्मिड में वो जैसे कटने में उसे दिक्कत थी, ऐसे जुड़ने में भी दिक्कत आएगी। जुड़ने के लिए भी हमें एंजाइम चाहिए। यस सर। और यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, देखो जब एक जगह से काटते हैं दूसरी जगह जोड़ते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि ये 100% परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्शन 100% नहीं रहता है ना। काटा है, एंजाइम है, कैची नहीं है कि आपने वहीं से काट दिया बस। एंजाइम है, जहां जहां अभी आगे पढ़ेंगे आप, एंजाइम को जहां जहां उसे कटने की साइड लगी हो तो वहां से काटता चला जाएगा, उसमें कंट्रोल थोड़ी ना, है ना। फिर उसे जोड़ना है, तो उसे क्या करना है, जोड़ना है। अब जुड़ेगा भी ऐसे नहीं, जुड़ने के लिए भी एंजाइम चाहिए, जुड़ने के लिए भी क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, है ना। क्योंकि डीएनए को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, तो ये कैसा एंजाइम हो जाएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्या होगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो इन एंजाइमों की सहायता से वो वेक्टर के प्लाज्मिड के साथ क्या होगा, चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर ना। अभी वेक्टर को हल्के में ले रहे हो तुम, वेक्टर को कैसे ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, है ना। काटा कहां से वो, काटा कहां से, किसी में से, जोड़ना कहां है उसे, किसके प्लाज्मिड में, वेक्टर के प्लाज्मिड। वेक्टर का प्लाज्मिड कैसा है, प्लाज्मिड है, कैसा है, सर्कुलर है, क्या है, हाँ सर्कुलर है, और उसमें जोड़ना है उसे। हाँ यही बात है, ऐसे नहीं जुड़ेगा वो तो गोल है, क्या बाहर चिपकाना थोड़ी ना है उसे, जोड़ना है, डीएनए पार्ट बनाना है उसे, क्या बनाना है। और डीएनए का पार्ट कैसे बनता है, डीएनए तो आप डीएनए का मॉलिक्यूल आपके पास खुला पड़ा है, दो स्टैंडर्ड है उसमें, बीच में नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं, बीच में नाइट्रोजन बेस, अभी आएगी ये कहानी। तो हमें जोड़ दिया, लाइगेज की सहायता से जोड़ दिया। अभी आप इतना याद रखें, हमने काटा और काट के जोड़ दिया, लेकिन जो मैंने स्ट्राइक किया वो दिमाग में रखना, जिससे आगे आपको दिक्कत ना है। और जोड़ने के बाद अब उसे होस्ट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जब होस्ट में ट्रांसफर कर दिया तो होस्ट में प्लाज्मिड है, कौन सा, कौन सा, अपना तो है ये भाई, इच्छिरा कोलाई का अपना प्लाज्मिड भी तो होगा, तो है ये। और एक हमने रिकॉम्बिनेंट या डीएनए के द्वारा, जो वेक्टर के द्वारा दिया गया वो भी तो हो जाएगा उसमें। और अब अपने को जब वो करेगा तो उसमें एंजाइम लेगा, डीएनए को रिप्लिकेट करेगा तो क्या चाहिएगा उसे, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिएगा। तो इसी पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके जो आपने डाला है इसके अंदर, वो भी क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। तो उसकी भी मल्टीपल कॉपियां आपको प्राप्त होंगी, यस सर। उसकी भी मल्टीपल कॉपियां आपको। क्लियर। अब इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में, इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में जो चीजें आपने पढ़ी हैं, तीन बातें निकल के आई हैं मोटी मोटी, तीन बेसिक पॉइंट निकल के आए, तीन सैद्धांतिक बातें निकल के आई है कि नहीं आई है। सबसे पहली क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन है। फिर है, हाँ उसे होस्ट तक पहुंचाना है, और फिर होस्ट से मल्टीपल कॉपियां ले, होस्ट से मल्टीपल कॉपियां ले। क्लियर, इतना सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बताओ सबको क्लियर हो गया। यस सर। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम इससे आगे बढ़ेंगे। हमें सबसे पहले तैयार करना है इस पूरे प्रोसेस में कौन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना है। कौन तैयार करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोई ऐसे थोड़ी ना तैयार हो जाएगा, कहीं पे कटना है कहीं पे जोड़ना है, कहीं पे कटना है कहीं से जोड़ना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टूल्स। क्या चाहिए, टूल्स चाहिए, उपकरण चाहिए, है ना। ये सारे उपकरण बायोलॉजिकल उपकरण है।
टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसमें सबसे पहला टूल क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है बच्चे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही चाहिए किसके लिए? आरडीएनए बनाने के लिए। क्या करने के लिए? आरडीएनए बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब इसकी भी एक कहानी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की भी। ऐसी थोड़ा ना मिल गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। 1963 में 1963 में ये देखा गया, जो इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है ना, कौन? इश्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक पैरासिटिक वायरस आ जाता है। कौन? बैक्टीरियोफेज। कौन आ जाता है बच्चों? बैक्टीरियोफेज। और इस बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए दो केमिकल्स या दो एंजाइम खोजे गए कि भैया ये दो एंजाइम, इस इश्चेरिचिया को ई कोलाई कहूंगा मैं क्योंकि लंबा नाम अब संक्षेप में कहूंगा। वैसे क्या नाम है इसका? इश्चेरिचिया कोलाई, है ना। संक्षेप में क्या कहते हैं इसे? ई कोलाई। इस इश्चेरिचिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को चेक करने के लिए, रोकने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एंजाइम मौजूद है। एक तो वो एंजाइम है जो उसके डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है, और मिथाइल ग्रुप जुड़ने से वो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। और दूसरा वो है जो उसके डीएनए को ही कट कर देता है। दूसरा कौन है? जो उसके डीएनए को ही कट कर देता है। तो आपका उद्देश्य कौन पूरा करेगा? पहले वाला या दूसरे वाला? आपके उद्देश्य को पूरा करेगा दूसरे वाला, जो कि डीएनए को क्या करेगा? कट करेगा। और डीएनए को कट करने वाले एंजाइम को ही क्या नाम दिया गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम दिया गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इज दैट क्लियर? इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब बात हुई तो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया गया, क्या किया गया? कौन सा था वो? हिंड हिंड सेकेंड, है ना। ये क्या किया गया? सबसे पहले डिस्कवर किया गया। ठीक है, यहां पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? डिस्कवर। और ये करता क्या है? करता क्या है ये? इट इज इन 1970। इसमें किया गया ये 1970 में। और ये करता क्या है? ये डीएनए को काटता है। क्या करता है? डीएनए को काटता है। कैसे काटता है डीएनए को? हिंड सेकेंड डीएनए को काटने के लिए डीएनए में एक स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढता है। किसका? न्यूक्लियोटाइड। और जब इसे स्पेसिफिक पैटर्न मिल जाता है तो वहीं से डीएनए को क्या कर देता है? एक्शन ले लेता है, उसे कट कर देता है। ठीक, कौन? साइन से। क्लियर? हिंड सेकंड के बारे में इतनी बात समझ में आई? तो इसे और डिटेल में पढ़ते हैं हिंड सेकंड के बारे में, या और हम एंडोन्यूक्लियोसिस के बारे में पढ़ते हैं, या रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं। चलो, इनके नाम आपको क्या, ये सर ये क्या नाम है? अब तक तो हमने लाइपेज, लाइगेज, इस तरह के ट्रिप्सिन, इरेप्सिन एंजाइमों के नाम ये पढ़े हैं। ये क्या अलग से नाम आ गए? बच्चों, ये एंजाइम
जो एंडोन्यूक्लियोसिस है ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही लिए जाते हैं सामान्यतः। कहां से लिए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से ही लिए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल आप मेनली जानते हैं किसकी है? बैक्टीरिया है, ड्रग के बैक्टीरिया का ही है, उनसे लिए जाते हैं। जिनसे ये प्राप्त होते हैं उनके आधार पर ही इनका नामकरण किया जाता है, उसी के आधार पर इनका नामकरण होता है। ये जो हिंड सेकंड है इसमें आप देख रहे होंगे शुरू में एच है, फिर दो अक्षर हैं, फिर एक और है, फिर एक रोमन नंबर है। ये हिस्से आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हाँ अच्छा, हाँ ये स्ट्रेन का मामला है। स्ट्रेन में बच्चे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा किताब के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में अगर स्मॉल लिखा है तो मैं स्मॉल ही लेके चलूँ, ठीक है ना। अब यहां पे जो पहला अक्षर है इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, जो बताता है कि कब किस जीनस से हमने लिया है, किस जीनस से हमने ये लिया है। बैक्टीरिया की किस जीनस से लिया है? एच फॉर हीमोफिलस, एच फॉर हीमोफिलस, यानी वो बैक्टीरिया जिससे लिया गया उसका जीनस क्या है? हीमोफिलस है। पहला अक्षर वहां से आया, ठीक है। बाकी के जो दो अक्षर हैं ये उसकी स्पीसीज को इंडिकेट कर, क्या करते हैं? स्पीसीज को इंडिकेट करते हैं। इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो ये दो अक्षर वहां से आते हैं। तीसरा अक्षर जो हीमोफिलस है, पहला जीनस से आया है, पहला अक्षर जीनस हीमोफिलस, दूसरा अक्षर स्पीसीज से आया है इन्फ्लुएंजा, तीसरा अक्षर वो उसके स्ट्रेन को बताता है। इसको बताता है स्ट्रेन। अब भैया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कई स्ट्रेन है। क्या है? कई स्ट्रेन है, बहुत सारे स्ट्रेन। और उन स्ट्रेन की पहचान करने के लिए उनके लिए अलग अलग शब्द रख दिए जाते। तो ये जिस स्ट्रेन से लिया गया है वो कौन है? डी। कौन है? डी। ठीक। ये क्या बताता है? ये रोमन, ये हमेशा रोमन में ही लिखे जाते हैं, ये नंबर होते हैं और ये किस में लिखे जाएंगे? रोमन में लिखे जाते हैं। ये क्या बताते हैं? कि इस स्पीसीज से, इस स्ट्रेन से ये किस नंबर पे आइसोलेट किया गया। पहले सर पर पहले मतलब सर आइसोलेट ये बात में पर सर मतलब डिस्कवर तो पहले यही हुआ। यही ध्यान रखना है, यही पॉइंट में देखना कौन पूछेगा मुझसे। देखो पहले डिस्कवर ये हो गया, सॉरी पहले डिस्कवर ये हो गया, लेकिन आइसोलेट अब ठीक है पता लग गया मैं ये है इसमें से, लेकिन आइसोलेट का मतलब निकाल दो। अब ये निकल नहीं पाया, पहले यही निकला। और ये एक्सोन्यूक्लियस है, वो तो एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या है? एक्सोन्यूक्लियस है ये। समझ में आ गया? अब वो कंफ्यूजन खत्म हो गया ना। किसी किसी बच्चे में आ जाता है कंफ्यूजन कि सर ने तो बताया था सबसे पहले हिंट सेकंड हुआ है डिस्कवर, और यहाँ पे अब बता रहे हैं आइसोलेट जिस नंबर पे हुआ, तो आइसोलेट अगर फर्स्ट नंबर पे नहीं हुआ तो जो फर्स्ट नंबर पे वही तो डिस्कवर पहले हुआ होगा। आइसोलेशन अलग है, डिस्कवरी अलग, दे आर टू अलग डिफरेंट थिंग, ठीक है। आइसोलेट का मतलब निकाल लेना, उसे क्रिस्टल के रूप में बना निकाल लेना, उसे प्राप्त कर लेना, ठीक है। मैंने बताया था जब ये डिस्कवर हुआ था उससे 5 साल बाद पता लगा कि ये करता क्या है ना। बताया था ना जब मैंने हिंट सेकंड के बारे में बताया था। क्लियर हो गया या नहीं आया? समझ में आया?
ये क्या है? ई कोलाई आर आई नहीं, आर वन। क्या पता जाएगा? ई कोलाई आर वन। ठीक है, आई नहीं पढ़ा जाएगा, ये रोमन में लिखा है। क्या लिखा है? देखो बच्चों, अब मेरी समझ में नहीं आता, हमारे तो हिंदुस्तान में कुछ अलग बात चलती है। जब आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको छोटा आई और बड़ा आई ये पढ़ा दिया जाता है, या पढ़ाते हैं। अब तो बहुत सही है, अब बहुत सही है। ठीक है, चलिए, इसलिए इसने आई कह रही थी, है ना? चलो, अब इसके बाद ये भी क्या है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। क्या है बच्चे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जब ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो ये क्या पढ़ा जाए, कैसे आया, कहां से आया ये, इसका नाम? ई बोले तो, ई बोले तो इचिया कोलाई और RY13 स्ट्रेन से ये लिया गया है। किससे लिया गया है ये? से ये वाला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? इसका नाम, नाम समझ में आ गया? चलिए, आपको नाम समझ में आया, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये पता लग गया कि जो एंजाइम्स हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स हैं, उनके नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन? पहला अक्षर क्या बताता है? जीनस को, जिससे वो लिया गया। दूसरे दो अक्षर स्पीसीज, जिससे वो लिया गया। अगला अक्षर स्ट्रेन। अच्छा हाँ, ये बात और भी है, किसी में स्ट्रेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये नहीं कि सब में स्ट्रेन ही हो। जैसे इस्चीरिया कोलाई की हम बात करें, तो इसमें लगभग 700 स्ट्रेन है इसके, है ना? अभी आपने देखा होगा, जब कोविड शुरू हुआ, क्या हुआ? तो आप अखबार में पढ़ते थे, कोविड का ये स्ट्रेन आया, अब ये स्ट्रेन हो गया। ये भाई जरा सा म्यूटेशन हुआ तो नया बन गया। जरा सा म्यूटेशन हुआ डीएनए में उसके, तो नया स्ट्रेन आ गया। तो इस्चीरिया कोलाई के भी कितने स्ट्रेन ज्यादा? 700। ज्यादातर तो हानिकारक नहीं होते, लेकिन कुछ स्ट्रेन हानिकारक भी होता है इस्चीरिया कोलाई के। तो ये स्ट्रेन को बताता है, ये किसी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उसका एक ही प्रकार हो, स्ट्रेन ना बना हो कोई दूसरा। और ये अगला क्या बताता है अक्षर? कौन से नंबर पर उसे आइसोलेट करके अलग किया गया है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब इससे आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे एंडोन्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एंडो, हाँ, आइस, हाँ, डिस्कवर। देखो क्या हुआ, ये इस्चीरिचिया कोलाई है, ठीक है? और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तो कौन सा एंडोन्यूक्लियस, ये लाइन जरूर याद रखना, बाकी चाहे भूल जाना। कौन सा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर हुआ? ये तो हमेशा ध्यान रखें, डिस्कवर हुआ, है ना? पता चला जिसका कि है भाई ये, पता चला। डिस्कवर का मतलब क्या है? पता चलना, पता चलना कि भाई ये है। जैसे कहा जाता है, वास्को डी गामा ने भारत का क्या किया है? नहीं, ये भी गलत पढ़ते हो सेंटेंस, प्राइमरी से ही गलत पढ़ाया जाता है बच्चों को। नहीं, वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज, ये सही वाक्य है। भारत की खोज, भारत कहाँ जा रहा था? भारत तो सदियों सदियों से यही है ना,
इसका मतलब है उसने जब खोज की उससे पहले भारत में कोई एक्टिविटी हुई नहीं। दो चीजें होती है ना, एक इन्वेंशन एक डिस्कवरी। डिस्कवरी और इन्वेंशन का अर्थ अंतर जानते हैं बच्चे? ये सर कितने बच्चे नहीं जानते? मैं जानते हो डिस्कवरी और इन्वेंशन का मतलब अलग अलग का मैं दो सर है। इन्वेंशन सर बस इन्वेंशन का मतलब जो चीज पहले कभी थी नहीं, एकदम सही बना दी, आविष्कार। डिस्कवरी का मतलब कि पहले थी, आपसे ढूंढ लिया, आपने उसे ढूंढ लिया। तो वास्को डी गामा ने क्या किया? डिस्कवरी की थी डिस्कवर की, किसकी? भारत की समुद्री मार्ग की, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग। कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा क्या होता है जो भारत की खोज जो है वास्को डी गामा तो मैंने तुम्हें बिल्कुल ट्रू पॉइंट बता दिया। जी सर मैंने तो पहली बार सुनाई हाँ, पहली बार सुना ना, सही करेक्ट है। देखो भाई, डिस्कवरी और इन्वेंशन का जो आप में तुलना है ना, वो मैं बता रहा हूँ। ये भारत है, ठीक है, ये यूरोप है, यहाँ पे पुर्तगाल भी, स्पेन भी है ना। अब ये समुद्र है बीच में, अब भारत तक पहुंचना है सुरक्षित समुद्र के रास्ते से, जहाज से। यूं जाए, यूं जाए, है ना, यूं जाए, यूं जाए, कैसे जाए? जो सुरक्षित रास्ता हो, बिल्कुल सही रास्ता हो। इसमें तो है सेलिंग आउट करना पड़ेगा ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो जहाज से उड़े भैया, जहाज से गए हैं, कई महीने लगते, साल भी लग जाते हैं। समुद्र में जहाज जा भी सकता है, कुछ पता नहीं है ना। तो वो चला अपना काफिला लेके, कई लोगों को लेके, कई सालों का सामान खाने पीने का लेके, और पहुंच गया वो। तो इसका मतलब उसने खोज कर ली भारत की। भारत में था नहीं उस टाइम, भारत की खोज नहीं की उसने, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। क्लियर? समुद्री मार्ग उसने खोजा है भारत के लिए, ना कि भारत को खोजा उसने। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आओ, आपको अब खोजने का मतलब है कि भैया, अब खोज तो इसने लिया, रास्ता आप समझो जो तुम फंस रहे हो जिसमें। अब हम कहें नाम तो एक का ही आएगा, वास्को डी गामा का, लेकिन क्या जो जो भारत, अब यहां पर तो चूंकि ये काम ऐसा था कि ये गया तो इसने खोज की, बिना जाए तो खोज नहीं कर सकता। ठीक, अब यहां पे आओ, यहां पे एक एंजाइम पड़ा हुआ है, खूब सारे एंजाइम पड़े हैं हिस्टीरिया कोलाई के अंदर, स्ट्रेन के अंदर पड़े हैं, है ना। साइंटिस्ट ने देखा, अच्छा, जब उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया तो उन्होंने इसे पकड़ लिया, पड़े बहुत सारे अंदर। अब उस अंदर पड़े में से आपने हाथ में से उठाना, हाथ में से उठाना है, ये केवल देखना, दो अलग चीजें हैं, देखना और पिक आउट करना। अब देख तो आपने भी लिया, आपने भी लिया, देख लिया, लेकिन सबसे पहले देखा कौन गया? सेकंड अब इस बात आई इसे निकालने की, बात आई इसमें से। निकालने अब जब ये देखा गया पहले, उसके कुछ दिनों बाद ये देखा गया, कुछ दिनों बाद और देख लिए गए, अब बात आई निकालने की। अब ये देख तो लिया लेकिन निकल नहीं रहा, ये देखा और ये इसमें से निकल गया। ठीक है सर अब आगे बात समझ में? यस क्लियर? यस सर तो जिस नंबर पे उसे आइसोलेट कर दिया गया, वो नंबर यहां पे दिया है। इज दैट क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर, या अब भी है कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब हम बात करें वो एंजाइम जो डीएनए को काटते हैं, न्यूक्लिक एसिड को काटने का काम करते हैं, न्यूक्लिएज कहलाते, क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिएज। और जब हम न्यूक्लिएज के काम करने के तरीकों को देखें, न्यूक्लिएज किसे काट रहे हैं बच्चे? किसे काट रहे हैं? डीएनए को काट रहे हैं। न्यूक्लिएज किसे काट रहे हैं? डीएनए। दोबारा से बता।
एंडोन्यूक्लियस किसे काट रहे हैं? डीएनए को काट रहे हैं। तो जब इनके काटने की बात को देखा गया तो ये दो तरह के निकले। यस सर। कितने प्रकार के निकले? दो एक एंडोन्यूक्लियस वो है जो डीएनए को काटते तो हैं लेकिन सिरों पे से काट देते हैं। कहां से काटते हैं? सिरों पे से। इन्हें एक्सोन्यूक्लियस कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? एक्सोन्यूक्लियस कहा। और एक वो है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटते हैं और बीच में से काटते हैं। ये एक्सोन्यूक्लियस कहीं से भी काट रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट से और बीच में से काट रहे हैं। सपोज कीजिए एंडोन्यूक्लियस है, उसने कट यहां लगाया, यहां लगा दिया, तो बीच में लगा दिया, तो इन्हें हमने क्या कहा गया? एंडोन्यूक्लियस। एक्सो की बजाय एंडोन्यूक्लियस। इनको इशीरिया कोलाई R1 क्या है? R1 क्या है? हैं? हैं? एंडोन्यूक्लियस क्या है? एंडोन्यूक्लियस। देखो 1 सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो सब में आएंगे, है ना? भाई जब कोई पहले नंबर पे होगा तो अब वो किस स्पीसीज में से हुआ, तो अगर मान लिया हिंड में से हुआ तो हिंड में से जो पहले हुआ हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, ऐसे इकोलाई में से पहले हुआ तो इकोलाई R1, इकोलाई R2, इकोलाई R3, R4, R5। हाँ, एक लाइन में भूल गया था, वहां पे बतानी ध्यान रख लीजिए। अब तक मैं एनसीईआरटी की कटिंग करूंगा, वैसे तो 2-3 हजार हो चुके हैं वो, लेकिन एनसीईआरटी की कोटिंग ये है कि अब तक भैया 900 क्या हो चुके हैं? आइसोलेट हो चुके हैं क्या? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये निकले कहां से? कहां से निकले? बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। और टोटल कितने स्ट्रेन हमने इस्तेमाल कर लिए जिनसे हमने निकाले? 230। इट मीन्स एक स्ट्रेन में से एक से ज्यादा निकल रहे हैं। भाई 900 230 में से निकले हैं, हो सकता है किसी स्ट्रेन में से एक ही निकला हो, किसी स्ट्रेन में 5 निकल गए हो, ठीक है नहीं? तो अब तक कितने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकल आइसोलेट हो चुके हैं? 900। और हमने कितने बैक्टीरियल स्ट्रेन में से निकाला है इन्हें? 230। ये फिगर याद रखेंगे सब बच्चे, ठीक है? ये मैं उस टाइम पे आपको नहीं बताया, अब यहाँ पे याद आ गया तो यहाँ पे बता दूं। तो भैया ई कोलाई R1 एंडोन्यूक्लियस है, और क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? डीएनए को काटेगा। कहां से? बीच में से काट। कहां से काटेगा? बीच में कट लगाएगा। इसलिए इसे एंडोन्यूक्लियस कहा गया। इसलिए इसे क्या कहा गया? एंडोन्यूक्लियस। ठीक है? ई कोलाई R1 के बारे में ही एनसीईआरटी में खोल के बताइए। 3 बजे छोड़ूंगा बेटा, बोल तो दिया था 3 बजे छोड़ेंगे, 3 बजे एग्जैक्ट छोड़ देंगे। जब 3 बज जाए तो अलार्म बजा देना, ठीक है? आई विल। अब भाई क्या ये ई कोलाई R1 जो है या एंडोन्यूक्लियस, ये एंजाइम गया और डीएनए को कहीं से भी काट देगा? मैंने एक वर्ड बोला था स्पेसिफिक साइट से। क्या बोला था? स्पेसिफिक साइट से। अब आप जानते हैं, अगर आपने डीएनए की संरचना को पढ़ा है, डीएनए की संरचना में क्या है? 2 स्टैंडर्ड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इसकी ये जो कोर स्ट्रक्चर है ये किसका बना है? शुगर एंड फॉस्फेट से बना है, शुगर एंड फॉस्फेट से बना है। और बीच में क्या जुड़े हुए हैं उसके? नाइट्रोजन बेस। क्या जुड़े हुए हैं बच्चे? इनके बीच में नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन एंड पिरामिड, प्यूरिन एंड, इतना डीएनए स्ट्रक्चर सब बच्चों को पता है ना? सब बच्चों को पता है ना? यस। कोलाई R1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसा नहीं है कि डीएनए को एकदम काट दे, नहीं, पहले वो स्कैन करेगा, उसकी पूरे डीएनए की क्या करेगा? स्कैनिंग करेगा।
शेर भी शिकार ऐसे नहीं होता। शेर भी क्या करता है, अगर हिरणों का झुंड दिख जाए ना तो वो शिकार एकदम नहीं करता बेटा, पहले वो चूज करता है कि इन सब में कमजोर कौन सा दिख रहा जिस तक तू पहुंच जाएगा। सबसे तगड़े को नहीं पकड़ता वो, जो पता है तो भाग जाएगा, तेरा भागना बेकार हो जाएगा। वो देखता है सबसे कमजोर कौन है, उस पर शिकार करता है ना। स्कैनिंग करता है पहले वो झुंड की, क्या करता है, स्कैनिंग करता है। ऐसे ही ये भी स्कैनिंग करता है पूरे डीएनए की, अपनी स्पेसिफिक साइट को ढूंढता है। क्या करता है, स्पेसिफिक साइट क्या है उसकी, कि भाई उसे वो न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएं जिससे वो रिकॉग्नाइज कर। तो हम इसे कहते हैं रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस पे उसे काम करना है उसकी पहचान में आ जाना। ठीक है, अब ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इसका कुछ एक विशेष तरीका है, इनके लिए कुछ खास बातें हैं। क्या है, अगर हम इकोलाई आर्गन की बात करें तो भैया इसे न्यूक्लियोटाइड की ऐसी सीक्वेंस चाहिए जो पैलिंड्रोमिक, कैसी हो, पैलिंड्रोमिक हो। पैलिंड्रोमिक, जब आप छोटे होते थे छोटी क्लास में हम तो खूब खेलते थे ये बेटा, पहलियां खेलते थे। ऐसा नाम बता, उल्टा सीधा, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, 4 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, है ना, खेला है गेम है, खेला है, नहीं खेला, किस 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 बच्चे ने खेला है, हाँ, इतने बच्चे खेलते थे कि भाई, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी जिन्होंने खेला है तो एकदम समझ जाएंगे पैलिंड्रोमिक का क्या मतलब है। पैलिंड्रोमिक यानी शब्दों की वो सीक्वेंस होती है, चाहे आगे से पढ़ ले चाहे पीछे से पढ़ ले, एक चाहे लेफ्ट टू पढ़ ले चाहे राइट टू पढ़ ले, वो एक समान दिखाई देगी। जैसे मैडम, हमने कहा मैडम है एक शब्द, आप इसे पढ़ो, इधर से पढ़ो, क्या पढ़ा जा रहा है ये मैडम, और इधर से पढ़िए क्या पढ़ा जा रहा है। चलो और छोटा शब्द कर देता हूं सबको प्यारा, मॉम। इधर से पढ़िए उधर से पढ़िए, क्या आएगा, पापा हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ हो जाएगा, अंग्रेजी में नहीं होगा। हो जाएगा, हो नहीं गया, हो गया? बाप नहीं पापा, हाँ, आप आपकी बुक में भी एक नाम लिखा हुआ है, मलयालम, मल AYA और फिर LAM, मलयालम। अब अगर हम डीएनए की बात करें, अगर हम डीएनए की बात करें, वहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है भाई, वहां पे तो डबल स्टैंड है ना, और 5 प्राइम 3 प्राइम GAATTC, ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो नहीं बन रही है। लेकिन यहां पर इसने कहा कि जब हम डीएनए के कंसर्न देखें इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को दोनों स्टैंडर्ड के सीक्वेंस में पढ़ेंगे। यानी कि आपको पता है जी के साथ तो कौन जुड़ेगा, सी जुड़ेगा, ए के साथ कौन जुड़ेगा, टी, टी के साथ ए और सी के साथ जी, कि भैया ये 3 5 पढ़े इसे, हाँ, इसने कहा कि प्राइम से देखा जाता है, ये 5 प्राइम से इसे पढ़े, पढ़ो 5 प्राइम से इसे पढ़ो, पैलिंड्रोमिक है, 3 प्राइम से इसे पढ़ो, 3 प्राइम से इसे पढ़ो,
पैलिंड्रोमिक है, ऐसे पैलिंड्रोमिक है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? अब क्लियर हो गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब कि भैया ई कोलाई R1 जो है, जो रिकॉग्नाइज सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, उनमें जो दो स्टैंड हैं अपने प्राइम एंड से, उनकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के आधार पे पहचान करता है, वो उसकी रिकॉग्निशन साइट हो। क्लियर? और एक और खास बात, ये कटना कटना सीख लो भी आराम से, कटने का तरीका सीख लो, ये आसानी है, हेल्प करेगा आपको। क्या आप तो तुम्हारे में से बहुत से माइक्रोबायोलॉजी में चले गए? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आजकल सबसे एडवांस ब्रांच है भैया, है ना? बायोटेक्नोलॉजी सबसे एडवांस ब्रांच चल रही है, क्या बना दो तुम, पता नहीं चलता, कौन सी स्पीसीज तैयार करके फेंक दो। ओ, ऐसा ना करे, इसे थोड़ा सा पढ़ो, ये अभी देखो मामला बीच पे अटका हुआ है, इसे क्लियर कर लेते। अब यार आधा घंटा 25 मिनट बची है, तो इसे इधर करना पड़ेगा। हाँ मैं बोलते ऐसे मेहनत कराने की यहां तक बात समझ में आई है आपको? अब ये जो ई कोलाई R1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये अपनी साइट को रिकॉग्नाइज करता है और 6 न्यूक्लियोटाइड की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो स्पेसिफिक है उसे पकड़ लेता है, और इसके लिए ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है रिकॉग्निशन साइट है। अब एक डायग्राम और देखो इसके साथ ही, भैया ये डीएनए है हमारा, ठीक है, और इसमें ही ये न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। ठीक, ये क्या करता है कि सेंटर से थोड़ा हटके काटता है, सेंटर से थोड़ा हटके काटता है, जहां इसे काटना होता है यानी थोड़ा सा हट जाता है। इसे सही तरीके से तो यहां कट मारना चाहिए था, क्योंकि ये इसकी सीक्वेंस आ गई, है ना? मैंने बताया लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये क्या करता है, यहां से थोड़ा हट जाता है, यहां कट मारता है इसकी। ऐसे ही इधर कहां मारेगा, यहां कट मारेगा, सेंटर से थोड़ा हटके। ई कोई R1, क्लियर? उससे होगा ये कि भैया ये बच गया कटने से, कट के कितना हिस्सा गया,
ठीक है। अब होगा ये कि हिस्से जितना काटा बीच में से ये अलग हो गए, ये निकल के अलग गया और ये निकल के, ठीक। अब ये जो हिस्से अलग हुए, ये कहीं से जुड़े हुए थे एक दूसरे से, हाइड्रोजन बॉन्ड के। किसके द्वारा जुड़े हुए थे? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब ये बॉन्ड तो हवा में लटके रह जाएंगे, क्योंकि ये कटिंग दोनों स्टैंडर्ड में होगी, दोनों स्ट्रैंड में होगी। पहली बात तो ये पॉइंट याद रखो, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग कट के अलग हो जाएंगे। तो यानी अगर हम देखें डीएनए में, अगर कटिंग देखें, मान लिया पूरा डीएनए है और मान लिया सपोज ये किनारे पे हम कट होना मान लेते हैं, तो ये ऐसा रह जाएगा, है ना, ये लटके रह गए हवा में। क्लियर? अब ये जो हवा में लटके हुए रह गए भैया, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, दे वांट टू स्टिक देयर कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, अपने कॉम्प्लीमेंट न्यूट्रो जो नाइट्रोजन बेस है उसे चिपकना चाहते हैं, तो दे आर कॉल्ड स्टिकी है। क्या कहते हैं? स्टिकी है। अगर आपका एंडोन्यूक्लियस ऐसा होता कि वो इस तरह से कट कर देता, तो ये कट के अलग तो हो जाते, क्या इनमें स्टिकी एंड बचते हैं? नो। नंबर 2, ये जो कटिंग है, ये जो कट कर रहा है वो किसे कट कर रहा है? कोर स्टैंड को, जो यानी शुगर एंड फॉस्फेट से बनी है, उसे कट करते हैं, ना कि नाइट्रोजन बेस। हाँ, नाइट्रोजन बेस को ढूंढ के वहां से कट करते हैं, पहचान वहां से करते हैं और कट इसे करते हैं। डीएनए काटना है, कहां से काटना है? नंबर 1, यानी वो इतना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल पड़ा है, रिकॉग्निशन साइट कहाँ होगी वो पहचान करनी जरूरी है। हर एक की अलग होती है, हर एक एंडोन्यूक्लियस की अलग होती है, तो उसने उस साइट की पहचान के लिए कटेगा। वो कहां से? रिकॉग्नाइज साइट। कटेगा क्या है? फॉर स्टैंड, है ना। फॉर स्टैंड का मतलब शुगर एंड फॉस्फेट, यहां से कटता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये कट गया तो क्या करें कटने के बाद? इसे क्या करना है? कटने के बाद क्या करना है? जोड़ना। कटने के बाद क्या करना है? जोड़ना। पहले तो मैं बताऊं, कटने के बाद जोड़ना है, लेकिन मैं बता दूं अगर हमने काट लिया उसे, काटने के बाद हमें इसे आइसोलेट नहीं करना। काटने के बाद क्या करना है? अलग करना। कटने के बाद क्या करना है? आइसोलेट करना है, आइसोलेशन करना, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट डीएनए, या जो डीएनए हमें चाहिए, है ना, अलग करना है भाई, है ना। डीएनए को हमने काट लिया और काट के क्या करना है? अलग करना। करे अलग। 3 बज गए क्या? प्रॉमिस करो अपने, 3 बजे एग्जैक्ट छोड़ दूंगा, मुझे पता है 3 बजे मुझे छोड़ना है। हाँ, जैसे ही हो एकदम घंटी बजा देना, मैं समझ जाऊंगा कि 3 बजे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मैकेनिज्म किया जाता है, कौन सा बच्चे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक उपकरण होता है बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के करने के लिए उस उपकरण में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, बहुत छोटे गड्ढे, जिन्हें क्या कहते हैं? वेल। इन गड्ढों को क्या कहते हैं बच्चे? वेल। और इलेक्ट्रिक फील्ड है,
के साथ ये कनेक्ट रहता है, प्लस माइनस प्लस। डीएनए का मॉलिक्यूल जो है कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? क्यों होता है नेगेटिव चार्ज? क्योंकि उसमें फॉस्फेट है H3PO4, PO4 के ऊपर -3 है ना, ये समूह है PO4, तो इसके कारण क्या होता है वो ठीक है, इसलिए इसे किस तरफ रखते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ डीएनए के मॉलिक्यूल्स रखे जा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है ये, क्या नाम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जेल शब्द लगा दिया। तो यहां पर जो मीडियम यूज किया जाता है वो एक जेल किया जाता है। मीडियम क्या किया, ओ वो जेल होता है एगेरोस। क्या होता है, एगे क्या है, एगेरोस एक पॉलीमर है बच्चे, ये क्या है, ये पॉलीमर है, और जिसे हम सी वीड से तैयार करते हैं, इसे सी वीड से तैयार किया जाता है इस पॉलीमर को। ठीक है, इसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स रख दिए जाते हैं वेल में। यहां पर मीडियम के बीच में कौन है बच्चे, एगेरोज जेल। एगेरोज क्या है, जेल। आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, उसे जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पे डीएनए रखने के बाद फिर इसमें हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित कर देते, तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। क्या देते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल है ये नेगेटिव चार्ज है, ये कहां बढ़ते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं। एनोड की तरफ क्या करते हैं, थ्रू विच, किसके थ्रू, एगेरोज जेल, बीच में कौन पड़ा है, एगेरोज जेल है, उसके थ्रू वो वहां मूव करता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे चित्र, इस लेसन में चित्र भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से रखना चित्र को। अब चित्र में देखा, जहां मैंने वेल बनाया है, ये वेल ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसलिए थोड़ा यहाँ देख, यहां पर भी हम डीएनए को रखेंगे। ठीक है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स है। अब डीएनए के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये जो इनका मूवमेंट है, ये बेटा मूवमेंट जो है दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। ये जो हमने जेल लिया है, अगर रोज जेल लिया है, ये जेल वास्तव में इसके बीच में छोटे छोटे पोर है। इस जेल में क्या है, छोटे छोटे पोर हैं, और इन पोर के थ्रू ही डीएनए के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। इन पोर के थ्रू ही डीएनए के मॉलिक्यूल, और जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना तेजी से जाएगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना तेजी से। इसमें दो तरह के, इस जो हमने नमूना लिया है इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल, एक अनडाइजेस्टेड हो सकते हैं, एक डाइजेस्टेड हो सकते हैं। अनडाइजेस्टेड वो है जो कटाई, इसका काम ही नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेंट है ना, बनाने के लिए जिसे हमने कट किया है ही नहीं। और डाइजेस्टेड वो है जो कट गए छोटे छोटे। तो जो अनडाइजेस्टेड है वो वही, देखो चित्र को ध्यान से देखो, मैंने कहा ध्यान से देखो, एक अनडाइजेस्टेड पीस दिखाया नंबर 1 पे, क्या लिखा हुआ है उसे, उसका मूवमेंट नहीं दिखाया होगा उसने, वो वहीं पड़ा रह जाता है ना। और फिर उसके हिसाब से जैसे जैसा उनका साइज है वो मूव करते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये मूव करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि अलग अलग साइज के मूव कर रहे हैं। ये तो जितना छोटा साइज होगा उतना ही तेजी से क्या करेगा, कहां बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, किसकी तरफ चला जाएगा, एनोड की। ये मैकेनिज्म कैसे हुआ है, हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पूरी प्रक्रिया है। इसमें जो डीएनए के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ किस तरह से हुआ है, छन के गए हैं वो, जैसे छलनी में से छन के जाती है ना चीजें, जेल में भी तो छोटे छोटे छेद हैं, तो उन छेदों में से छन के गए हैं, है ना। इसलिए आपके एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया ना, इसे खोल के तो नहीं बताया इन्होंने, सीविंग इफेक्ट यही है
ये कैसे गए हैं, छन के गए हैं उन छिद्रों में से छोटे छोटे, और जो जितना छोटा होगा वो इतनी तेजी से मूव करके पॉजिटिव चार्ज की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, हो गया सेविंग इफेक्ट। अब हम पहचाने कैसे कि भाई हमारा जो डिजायर जीन है वो कहाँ है, कौन सा है। ये तो छोटे छोटे टुकड़े काट दिए, उसमें रिकॉग्निशन साइट एक थोड़ी ना होगी, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम सीक्वेंसेस होंगी। तो जहां जहां मिली उसने वहां से काट दिया, और जब काट दिया उसने तो अब हमें तो छोटा टुकड़ा चाहिए। तो ये अब हमने छोटे टुकड़े के लिए हमने छोटे छेदों में से गुजारा, छेद में से गुजारने में भी हमने देखा जो फास्ट आ रहा है, तेजी से आ रहा है, वो सबसे छोटा है हमारा, वो हमारा उसमें डिजायर जीन की हमारी संभावना ज्यादा है। लेकिन छोटे भी बहुत सारे आ सकते हैं, तो हम पहचाने कैसे कि भाई ये हमारे, तो इसके लिए हमें इसे स्टेन करना, क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। और स्टेन करने के लिए हमें केमिकल यूज करना पड़ता है, ईटीबी, फिर गई क्या, इथीडियम ब्रोमाइड। क्या यूज करते हैं बच्चों, इथीडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर, इथीडियम ब्रोमाइड से हम इसे स्ट्रेन करते हैं, और स्ट्रेन करके हम लाइट में देखते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें कुछ नहीं दिखाई देता। फिर हम अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज में देखते हैं, किसमें देखते हैं, क्या होती है अल्ट्रावायलेट, क्या होती है अल्ट्रावायलेट रे, हाँ यूवी रेज होती है, यू का मतलब, वी का मतलब, जो हमें दिखती नहीं है वो अच्छा, अच्छी होती है। अच्छा जो हमें दिखती नहीं वो होती है, हाँ। इंफ्रारेड दिखती हैं नहीं, तो वो भी अल्ट्रावायलेट हुई। छोटी सी। सर ये मतलब एक स्पेक्ट्रम में होते हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी वेवलेंथ कम होती है। और एनर्जी, हाँ, इनकी वेवलेंथ वायलेट कलर से भी कम होती है, इसलिए दैट्स वाई कॉल्ड अल्ट्रावायलेट, है ना, इसलिए। और रेड से भी ज्यादा होती हैं, दे आर कॉल्ड इंफ्रारेड। ठीक है ना, जब आप प्रिज्म में से सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं, है ना, तो उसमें क्या दिखता है भाई, जो सनलाइट है उसमें दो इफेक्ट दिखते हैं, उसका एक हीटिंग इफेक्ट है, उसका एक लाइट इफेक्ट है। लाइट को ही जब हम गुजारते हैं, जब हम सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं, तो हमें क्या दिखते हैं, 7 रंग दिख जाते हैं। लेकिन क्या 7 रंग ही है उसमें, नहीं, उसके नीचे भी, उस स्पेक्ट्रम में उसके नीचे भी और ऊपर भी वेव्स हैं। जो नीचे है वायलेट से नीचे अल्ट्रावायलेट वेव्स, और जो ऊपर है इंफ्रारेड है। जो ऊपर है उनके कारण हीट इफेक्ट है, उनके कारण ही क्या आता है, हीट इफेक्ट आता है। तो हम इसे अल्ट्रावायलेट रेज में देखते हैं, तो हमें डीएनए के स्पेक्ट्रम दिखाई दे जाते हैं। डीएनए के क्या दिखाई देते हैं, किस कलर में, ऑरेंज ऑरेंज कलर में, किस कलर में, ब्राइट ऑरेंज, ऑरेंज नहीं ब्राइट ऑरेंज। कैसे ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। और तब हम पहचान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। अब पहचान लिया तो क्या करेंगे, अलग करेंगे, किसे, अगर वो जेल में फंसा पड़ा है वो तो डीएनए, अगर वो जेल में एडजॉर्ब है, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब है, तो उसे कैसे अलग करेंगे। भाई एक तरीका तो यह है, जेल को लें, उसे कट करें और कूटें, क्रश करें और अपना डीएनए निकाल लें। दूसरा तरीका क्या है, कोई ऐसा केमिकल डाले कि उसमें से वो इजीली छोड़ दे उसे, है ना, इजीली छोड़ दें। तीसरा तरीका ऐसा है, कोई प्रेशर इस्तेमाल करें, इंजेक्ट करके, है ना, तो हम उसे निकाल लेते, क्या कर लेते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, निकालने को, लीवर। क्या कहते हैं, हमारे हाथ में क्या आ जाता है, डिजायर डीएनए आ जाता है। क्लियर, सेपरेशन एंड आइसोलेशन हो गया डीएनए का। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, है कोई ऐसा बच्चा जिसे यहां तक कोई बात, कोई टर्म समझ में ना आई हो, क्लियर हो गया सबको, कोई क्वेश्चन इसके बीच में कोई है, यहां तक की जो बात समझी है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट को याद करना, मैंने कहा था ये 2 लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इसमें से आते हैं, है ना, लाइन टू लाइन। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं टेस्ट जो लूं इसमें से ले लूं पहले, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लगता है क्या आता है, ये हर बार आता है, 4 आए होंगे कम से कम, ठीक, हाँ बहुत आते हैं,
इसलिए इसके डायग्राम भी याद रखने हैं और एक एक टर्म, बहुत सारी टर्म्स यूज हैं, बहुत सारे प्रोसेस के नाम है इसमें, दो चार साइंटिस्टों के नाम भी, साइंटिस्टों के नाम कम है, बस ये अच्छी बात है इसमें, है ना। यहां तक आई बात समझ में? इसमें कोई प्रश्न है तो पूछो, किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो पूछो। अभी अभी भागो मत, ऐसा ना करो। मैंने कहा एग्जैक्ट 3 बजे को, सर 6 मिनट पहले से 6 मिनट भी बची हैं। 5 हाँ 5, एक एक मिनट वेरी कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे करिए, है ना। है बाकी कल ही कराऊंगा, मैं यहीं से आपको रिफाइन कर रहा हूं। अब एक बात समझ में आनी चाहिए, उस बच्ची ने वो सवाल उठाया था, यहीं से हम कल को बात शुरू करेंगे। हमने ये डीएनए का टुकड़ा ले लिया जो हमारा एलियन डीएनए कहलाता है, क्या इसका दूसरा नाम क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाया जाएगा। ये क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया? ये डिजायर जीन तो है, डिजायर डीएनए भी है ना, लेकिन अभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनेगा? ये जब ये वेक्टर के प्लाज्मिड से जुड़ जाएगा। जब तक वेक्टर के प्लाज्मिड से नहीं जुड़ा तब तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं है ना। देखो इसलिए मैंने कहा था ध्यान से पढ़ो, पहले वाला पॉइंट एक में से निकालना है, फिर वेक्टर के प्लाज्मिड में जोड़ना है, फिर वेक्टर के प्लाज्मिड को होस्ट में ट्रांसफर कर। ये 3 बेसिक बात ध्यान रखना। डिजायर जीन को एक में से काटना है, जहां भी हमें दिखता है वहां से काटना है, काट के वेक्टर के प्लाज्मिड में जोड़ना है, वेक्टर के प्लाज्मिड को फिर होस्ट में ट्रांसफर करना है, और होस्ट में ट्रांसफर करके होस्ट को कॉपियां बनानी है, होस्ट से कॉपियां बनवानी है भाई, बना, है ना। कुछ कॉपियां तो हम शुरू में बनाते हैं वेक्टर पे, है ना, कुछ कॉपियां शुरू में बना लेते हैं जिससे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपियां मिल जाए, है ना। कुछ कॉपियां पहले भी बनती है रिप्लिकेशन पे। चलिए अब बात ये आती है, खड़ी होकर सवाल बताना। देखो हमने एक कक्षा का एक असूल बनाया हुआ है, वो क्या है, जिस बच्चे को हम बात करते हुए देखेंगे उससे हम प्रश्न पूछेंगे, उसकी और कोई सजा नहीं, उसे ये बताना है कि प्रश्न उसे बताना है। अगर वो सिंसियर है, बात को ध्यान से सुन ले तो जवाब देगी, तब हमें गुस्सा नहीं आता कि ठीक है यार थोड़ा बोल लिए। लेकिन जब देखेंगे कि भाई हमारे सवाल जो हमने पढ़ा दिए वो नहीं बता रही, बोल भी रही है, बोल भी रहे हैं, रही है तो नहीं कहूंगा मैं, रहे हैं, इसमें तो मत घबरा मत, सवाल आसानी पूछेंगे, तो दिमाग का होता है। ये डीएनए जो हमने निकाला, निकाला ना, किसी भी जीन, किसी भी प्लाज्मिड में से निकाला हमने, है ना। अच्छा बता सकती हो कि स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बाय ने किससे निकाला था ये? सर सर प्लाज्मिड किसके प्लाज्मिड से? कौन से बैक्टीरिया के प्लाज्मिड? सर सोलेमोनेला साल्मोनेला साल्मोनेला, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब हमें इसे वेक्टर के प्लाज्मिड में क्या करना है? अच्छा निकाला कैसे? निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा? उसे काटना। प्लाज्मिड कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, एक डीएनए जिससे सीधे मिले हुए होते हैं, है ना। वहां से तो हमने काट लिया, अब इसे क्या करना है? दूसरे प्लाज्मिड में जोड़ना। एक प्लाज्मिड में से काटा है, दूसरे के प्लाज्मिड में उसे जोड़ना, ठीक। जिस प्लाज्मिड में हमें जोड़ना है, कैसे जोड़े? सर वेक्टर पहले सबसे नहीं वो तो पूरा पहले से ही पूरा है, वो पूरा नहीं है पहले से, तो वो कहाँ जुड़ जाएगा? जो आपने काटा उस पर तो स्टिकी एंड है, जो आपने काटा उस पर तो स्टिकी एंड है, अब इसे जुड़ने के लिए तो स्टिकी एंड चाहिए। यानी इस वेक्टर के प्लाज्मिड को भी काटेंगे हम? भाई छोड़ना तो इसे वेक्टर में है, कहाँ जोड़ना है इसे? देखो समझे बात, कहाँ जोड़ना है इसे?
वेक्टर के प्लाज्मिड में जोड़ना है, और वेक्टर के प्लाज्मिड में जब ही जुड़ेगा जब इसके स्टिकी एंड वहां पे भी मिलेंगे इसे। तो सीधी सी बात है, एक गोले में से मैंने काट लिया, एक गोले में से मैंने काट लिया, अब उसे काट के उस कटे हुए टुकड़े को दूसरी जगह मुझे चिपकाना है। हाँ, बता क्या करेंगे उसे, सोच के आना, कल पूछूंगा इसका जवाब। हाँ तो कहाँ जोड़ेंगे, उस जगह भी तो होनी चाहिए ना जोड़ने की, ये कल सोच के आना। मेरे अभी तो तुम्हें सवाल ही समझ में नहीं आया मेरा। देखो, एक प्लाज्मिड में से हमने डीएनए का टुकड़ा काट लिया, क्या करने के लिए, दूसरे प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए। अब दूसरे प्लाज्मिड में मैं उसे कहां जोड़ूं, वो भी तो गोल है। क्या उसे काटेंगे नहीं, उसे नहीं काटेंगे क्या, बिना काटे कैसे जगह बनेगी, और किससे काटेंगे, कौन से वाले, दोनों उसी वाले से जिससे उसे काटा था, या कुछ अलग लेंगे, सेम, और वो भी सेम साइड से ही काटेगा, और सेम स्टिकी एंड उसके वैसे ही होंगे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था। चलिए ठीक है।